Hello everyone, welcome on Exampur and welcome on today's short video class। आज की शॉर्ट वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नए डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है। इसमें हम देखेंगे किन का अपॉइंटमेंट हुआ है और WTO की क्या भूमिका रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में, इसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर दूं। जो लोग भी IAS 2021 प्रीलिम्स के दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग UPPCS 2020 प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्री इज फ्री प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं। लक्ष्य बैच है हमारे स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज बाय एग्जामपुर चैनल पर। ये दोनों ही कोर्सेज चलते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आपका IAS का प्री की प्रिपरेशन कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो है वो UPPCS की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो जो लोग भी प्री की तैयारी कर रहे हैं IAS UPPCS स्टेट एग्जाम की, वो इन क्लासेस का फ्री में फायदा उठा सकते हैं और अपनी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज आया है। ठीक है, WTO ने पहली बार किसी लेडी को डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किया है। इन लेडी का नाम है नकोजी ओकांजो-इवेला। ठीक है, नकोजी ओकांजो-इवेला, इनको डायरेक्टर जनरल के पद पर अपॉइंट किया गया है एंड शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल एंड द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WTO से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, शी इज द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल जो है वो इस पद पे अपॉइंट हुई हैं। ये कहां से बिलोंग करती है? तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करती है। इनका जन्म जो हुआ था वो नाइजीरिया में हुआ था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी पोस्ट होल्ड की हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में। इनकी स्टडी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई वगैरह हुई है। इसके अलावा अगर हम इन्हें देखें तो करीब 15 यूनिवर्सिटीज के से इनको जो है वो डॉक्टरेट वगैरह की उपाधि तमाम दी गई है। वर्ल्ड बैंक में काम करने का इनका एक लंबा तगड़ा 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज नाइजीरियन फाइनेंस मिनिस्टर। नाइजीरिया की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी ये रही हैं। इसके अलावा वहां की फॉरेन मिनिस्टर भी रही हैं। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी इन्होंने 2007 से 11 में काम किया है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इनका दूसरा कार्यकाल 2011 से 15 तक नाइजीरिया में रहा। अभी अगर हम देखें तो ये गावी अलायंस में काम कर रही हैं। गावी एक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस है। ये गावी के तहत उसके हेड ऑफ द बोर्ड हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम पूरा कार्यकाल देखें तो काफी रिप्यूटेड पोजीशंस पर ये काम कर चुकी हैं और कर भी रही हैं अभी, और इनको अपॉइंट किया गया है WTO के डायरेक्टर जनरल के तौर पर। ठीक है, सो थोड़ा सा जान लेते हैं WTO का इंट्रोडक्शन। WTO जो है ये जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे हम GATT कहते हैं, विच वॉज क्रिएटेड इन 1947, उसका ही सक्सेसर है। ठीक है, इसी से निकला हुआ है। उरुग्वे राउंड की एक वार्ता हुई 1986 से लेकर के 1994 तक। उरुग्वे राउंड की यात्रा यहां पर वार्ता हुई, डिस्कशन हुआ तमाम देशों के बीच में। ठीक है, तो इसमें GATT के तहत ही ये डिस्कशन हुआ जिसमें से WTO का जन्म हुआ। तो WTO began its operation from 1 जनवरी 1995। तो WTO का जन्म होता है 1995 में। इसके अलावा द एग्रीमेंट स्टैब्लिशिंग द WTO, जो एग्रीमेंट WTO को स्टैब्लिश करता है उसका नाम है मराकेश एग्रीमेंट। ठीक है, किस एग्रीमेंट से इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है? मराकेश एग्रीमेंट से इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। इसके अलावा उरुग्वे राउंड की वार्ता जो GATT की हुई थी तमाम देशों के बीच में, उससे जन्म हुआ 1 जनवरी 1995 में WTO का। ठीक है, मराकेश कहां है? मोरक्को में है। मोरक्को का सिटी है, यहीं पर इसी के नाम पर एग्रीमेंट है क्योंकि यहीं पर इसका साइन हुआ था, इस एग्रीमेंट का, मराकेश एग्रीमेंट का। ठीक है, WTO के बारे में देखें तो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस में डील करता है? इट इज डीलिंग बिटवीन ट्रेड, रूल्स ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार के नियम देशों के बीच में कैसे होने चाहिए। ठीक है, किन शर्तों पर व्यापार होना चाहिए, इस पर बेसिकली काम करता है। GATT में और WTO में, जब हमारे पास GATT था तो हमको WTO की क्या जरूरत थी? GATT और WTO में बेसिकली अंतर क्या होता है कि GATT जो है ये मेनली ट्रेड ऑफ गुड्स में ट्रेड को डील करता है, जबकि WTO जो है ये गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इट कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड और दूसरे इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टीज, जो दूसरे की खोज है, डिजाइन है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, जो इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है, डिजाइन है, इन्वेंशन है, उनके ट्रेड पर भी ये फोकस करता है। तो याद रखना है, गैट सिर्फ गुड्स के ट्रेड पर फोकस करता है, ये गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ट्रेड पर भी फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। और मेंबर्स की बात करें तो इसमें 164 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। जैसे ईरान इसका ऑब्जर्वर में है, मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। इराक है, भूटान है, लीबिया है, ये इसके ऑब्जर्वर्स में से हैं। और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। आपको याद रखना है, इंडिया इसके फाउंडर मेंबर्स में से है, डब्ल्यूटीओ के फाउंडर मेंबर से है। अगर अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है कि इसका एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है इसी के अंतर्गत, एक जनरल काउंसिल है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, ठीक है। और इसी के जनरल काउंसिल में ही ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर अलग कमिटी है, गुड्स काउंसिल है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल है, सर्विस काउंसिल है, ठीक है। जिन चीजों में डील करती है उसका अलग अलग काउंसिल जनरल काउंसिल के अंतर्गत बना हुआ है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ये एक अपीलेट बॉडी है, इसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो उसको लेकर के जाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जितनी भी ट्रेड पॉलिसी हैं उन पर वोटिंग होना, उनको रिव्यू करना, उनको उनमें चेंजेस करना, ये चीजें ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी में की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन रहा। इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अगर हम देखें तो इट्स कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं वो सब इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। ये सब हर 2 साल में, याद रखना है कितने साल में मिलते हैं? हर 2 साल में मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट डिसीजन, जितने भी मैटर्स आए हुए हैं डब्ल्यूटीओ में, उनके इंपॉर्टेंट डिसीजन, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इन सब पर वोटिंग वगैरह होती है, इन पर डिस्कशन होता है। जनरल काउंसिल की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर, ठीक है, एंड इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की अगर बात करें तो इसमें आप कोई भी डिस्प्यूट है, 2 पार्टीज, 2 पर्टिकुलर फॉर्म है इसके डिस्प्यूट सेटलमेंट के, एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और एक है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है। तो इसमें 2 काम होते हैं जो आपके यहां पर सामने है, डिस्प्यूट सेटलमेंट होना और रूल्स रेगुलेशन पर रिव्यू होना, ये इसमें होता है। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो डब्ल्यूटीओ बनाया क्यों गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सो एक कोहेरेंस डेवलप करना, दुनिया के तमाम कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ाना, जो ट्रेड हर्डल्स हैं, चाहे वो टैरिफ हर्डल्स हों चाहे नॉन टैरिफ हर्डल्स हों, इनको कम करना और एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को स्ट्रीमलाइन करना इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन, खासकर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की विचारधारा को यह प्रभावी बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इस पर कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन का तमाम आरोप भी लगते रहते हैं, पर वो एक अलग मैटर है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फोर्स करना रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को इन्फोर्स करना, ठीक है। फोरम फॉर नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग, जो भी लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन का काम है, इसका ट्रेड को लिबरलाइज करें, उसको, उस पर नेगोशिएशन और उस पर मॉनिटरिंग का काम करना, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, ठीक है। जैसे चाइना जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करता है ट्रेड करने के दौरान, ठीक है। कोऑपरेट विद अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस तरीके के जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में कोऑपरेशन करना, ये भी इसका काम है। टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, जितने भी पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिक हेल्प दे करके, उनको ट्रेड रिलीफ्स दे करके ग्रो कराने की कोशिश करना, यह भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अचीवमेंट्स अभी तक डब्ल्यूटीओ की क्या रही हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड में ट्रेड को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब से डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ है तब से हम देखें तो ट्रेड जो है ना वो क्वार्टरली बढ़ चुका है, मतलब वो 1 क्वार्टर से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम देखें डोमेस्टिक रिफॉर्म भी बहुत सारी कंट्रीज में हुए हैं, जैसे भारत में ही हम देखें तो भारत में मार्केट ओपनिंग हुई है और डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद में भारत में ज्यादातर फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी हैं, भारत का ट्रेड बाहर, भारत का जो गुड्स है वो बाहर जाने लगा है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। इनहैंस द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेड, ठीक है। और क्या करना?
इरेडिकेटिंग ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बैरियर्स को समाप्त करना, ये सब भी इसने बहुत बखूबी किया है 1995 में जब से इसका गठन हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इसकी हो गई कि वर्ल्ड ट्रेड को ग्रो किया है WTO ने। इसके अलावा अगर हम देखें, इंक्रीज द ग्लोबल वैल्यू चेन, इनेबल द राइज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब हुआ कि कितना ज्यादा मात्रा में और कितना क्वालिटेटिवली प्रोडक्ट जो है हम इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इट हैज इंक्रीज द वैल्यू चेन एंड द मर्चेंटाइज ट्रेड 70% तक इंक्रीज उसमें कराया है। अपलिफ्टेड द पुअर कंट्रीज, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि रिसीव्ड एक्स्ट्रा अटेंशन, जो पुअर कंट्रीज हैं इनको एक्स्ट्रा अटेंशन मिला है WTO की वजह के कारण, जिससे इनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है वो इंश्योर हुआ है और बहुत सारी कंट्रीज इसके उदाहरण है। भारत इज वन ऑफ देम। बेटर ऑफ मेंबर मस्ट बी मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू लोअर इंपोर्ट बैरियर। ठीक है, बेटर ऑफ मेंबर्स कौन से हैं? ऐसे मेंबर्स जो हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनको बेटर ऑफ मेंबर कहते हैं। तो बेटर ऑफ मेंबर ने जो पुअर मेंबर कंट्रीज हैं उनको उनसे इंपोर्ट बढ़ाया है। ठीक है, और उनको जो एक्सपोर्ट बैरियर हैं उनको कम किया है। तो इससे जो पुअर कंट्रीज हैं उनका ट्रेड जो है वो बढ़ा है, जितनी भी रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसके अलावा कंटेम्पररी चैलेंजेस क्या हैं WTO के सामने, तो हम देखें तो चाइना का स्टेट कैपिटलिज्म जो है वो चाइना का जो डेट ट्रैप है, दूसरी कंट्रीज को डेट दे करके, पैसा दे करके उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेना जब वो डेट नहीं चुका पाते हैं, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का देखें तो उस पर भी चाइना का कंट्रोल है। तो चाइना के द्वारा इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, ठीक है, मेजर चैलेंज के रूप में, मेजर चैलेंज टू द फ्री मार्केट ग्लोबल, जैसे हुआई का केस एक हुआ था, वो भी एक मेजर चैलेंज जो है वर्ल्ड ट्रेड के लिए है। इसके अलावा ट्रेड वॉर बिटवीन US एंड चाइना, जिसकी वजह से हम देखें तो तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के पीरियड में। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, जैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इशू ये है कि इसकी जो अपीलेट बॉडी है ये 2 दिसंबर 2019 से अभी तक सस्पेंड पड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें एक बड़ा रोल USA का है। USA इसमें बहुत सारे केसेस जाने ही नहीं देना चाहता है, जैसे एग्रीकल्चरल सब्सिडी का हो, एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी दी जाती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, इन सब्सिडीज का जो केस है इसमें भारत का केस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये अपीलेट कोर्ट जो है, ये अगर हम देखें अपीलेट बॉडी, ये दिसंबर 2019 से अभी तक सस्पेंडेड है और US इसको ब्लॉक करने में US का बहुत बड़ा हाथ है। तो आई होप जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बिडेन, वो इसको बहाल करेंगे, उनका हेल्प रहेगा इसको बहाल करने में, जिसकी वजह से क्राइसिस विद द डिस्प्यूट सेटलमेंट फंक्शन जो है वो WTO में काफी देखा गया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है WTO के सामने रहा है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जैसे US जो है वो अपने एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, पर WTO के माध्यम से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है कि भारत अपने यहां पर एग्रीकल्चरल सब्सिडी को कम करे। ठीक है, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। देयर इज नो अग्रीड डेफिनेशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग है, ऐसा WTO में कोई भी डेफिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। ठीक है, करंटली सेल्फ डेजिग्नेटेड एज डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को सेल्फ डेजिग्नेट कर लेती हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, और उसी हिसाब से वो रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से काफी डिस्प्यूट्स यहां पर देखे जाते हैं। ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड अब बहुत बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड भी कोई पर्टिकुलर लॉज जो है वो WTO के पास में नहीं है, ये भी एक बड़ा मेजर चैलेंज है। तो जब से WTO स्टैब्लिश हुआ है तो ई कॉमर्स मोरेटोरियम जो है, ठीक है, इन 1998 WTO मेंबर्स ने ई कॉमर्स मोरेटोरियम स्टैब्लिश किया टू एग्जामिन ऑल ट्रेड रिलेटेड इशू रिलेटिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पर इसका क्या हुआ, इससे क्या हुआ? हाउएवर द मोरेटोरियम हैज बीन कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन में हमेशा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, बिकॉज इसका इंप्लीकेशन किया जा रहा है कलेक्टिंग रेवेन्यूज। ठीक है, क्योंकि फॉरेन की जैसे अमेजॉन वगैरह ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये सब अपने यहां से ऑपरेट करती हैं, सर्विसेज ऑनलाइन यहां पर प्रोवाइड करती हैं, या इन्होंने कई ऐसे देशों में अपने ऑफिस एस्टैब्लिश कर रखे हैं जहां पर टैक्सेस जो है वो बहुत कम है। तो इससे क्या होता है, ये वहां से ऑफिसेज ऑपरेट करती हैं, तो यहां पर उनके ऑफिसेज होते नहीं हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे उनको यहां पर बिजनेस का पैसा, जो रेवेन्यू का पैसा है वो नहीं देना पड़ता है। ठीक है, टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं यहां पर, क्योंकि ये बाहर से ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ अभी इश्यूज हैं, इसमें देखना होगा। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से इशू है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एग्रीकल्चर में सपोर्ट चाहिए, जैसे इंडिया है, इंडिया जैसी कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से ये
कहती हैं कि वो लोग सब्सिडी कम करें और वो बोलते हैं ये अपने यहाँ पर सब्सिडी कम करें। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया ने कहा है क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो हमको तो सब्सिडी देनी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो WTO में बनी रही है और अभी भी बनी हुई है। इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड क्या है? नेसेसिएट करना द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सेट ऑफ रूल, कुछ नए रूल्स बनाना जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ नए रूल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डील मोर इफेक्टिवली विद चाइनाज ट्रेड पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, चाइना की जो ट्रेड पॉलिसी और प्रैक्टिस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज इंक्रीज्ड एफर्ट टू अलाइन ट्रेड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, मतलब क्लाइमेट चेंज के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा? तारतम्यता बनानी पड़ेगी, कोहेरेंस बनाना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज के साथ में हमको ट्रेड की हमारा ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट ना करती हो, ठीक है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करती हो, कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस हमको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा WTO के बारे में क्वेश्चन। यहां पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नगोजी ओकोंजो-इवेला जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO अपॉइंट हुई है, वो किस कंट्री से आती हैं, वो यहां पर किस कंट्री से आती हैं? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, WTO इज अ सक्सेसर ऑफ GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ विच वाज क्रिएटेड इन 1995, ठीक है, जो कि 1995 में क्रिएट किया गया है। इंडिया ज्वाइंट GATT आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, इंडिया ने GATT को 1991 के बाद में ज्वाइन किया है, ठीक है। जब भारत में LPG मॉडल आया, जिस समय मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, PV नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम में नए रिफॉर्म किए गए। तो उससे आपको ये स्टेटमेंट कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन रख दूं, मराकेश एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? Wetland reform, voting in WTO, defining developing and developed countries, specifically the agreement establishing the WTO. मराकेश एग्रीमेंट जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये 3 क्वेश्चन है WTO से रिलेटेड, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर दूंगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्री प्रिपरेशन के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।